नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि बीजेपी का रंग रूप सब बदलने वाला है। बीजेपी कार्यालय का रंग रूप बदलने वाला है। वो पेंट वेंट नहीं हो रहा है, बीजेपी की ही पेंटिंग होने वाली है। तो नई बीजेपी, तो हमने ये तय किया है, चूंकि लंबे समय तक मैंने बीजेपी कवर किया, तो अगले कुछ दिन मैं बीजेपी के अंदर से कई खबर लेकर आपके सामने आऊंगा। जो खबर आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते नहीं होंगे, क्योंकि डर के मारे कोई छूता नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया, हम आपको बताएंगे कि अब जो है वो मोदी और शाह की जो बुलडोजर, अब बुलडोजर का जमाना है तो इसलिए शिव जी बुलडोजर का शब्द यूज करूंगा, माफी के साथ। मोदी और शाह के बुलडोजर के आगे कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता अब जमींदोज होने वाले हैं, और मार्गदर्शक मंडल में नेताओं की संख्या बढ़ने वाली है। और दिक्कत यह है कि जो एक जमाने में नेता बनाया करते थे, जिन्होंने नेता बनाया, जिनको उन्होंने नेता बनाया, उसका कद बढ़ने जा रहा है। और जिन्होंने बनाया पहली बार, अब उनका कद छोटा होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से बदलाव, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक एक नेताओं के बारे में आपको बताएंगे, जाइएगा मत। अगले कुछ मिनट तक एक एक नेता के बारे में भी आपको बताएंगे। उस नेता के बारे में भी बताएंगे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और उस नेता के बारे में भी बताएंगे जो अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा नेता राजनीति में आने से पहले ही समझ बैठे थे। आज उनकी क्या हालत है, ये भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। आप किसी भी नेता का नाम लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी मैं कहूंगा कि आप लिख दीजिएगा। अगली स्टोरी में हम आपको उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बैठकों का दौर शुरू हो गया। कुछ के बारे में फैसला हो चुका है, कुछ के बारे में फैसला होना है। एक बड़े नेता के पास या तो फोन जा चुका होगा या फोन जाने वाला है, क्योंकि परसों मेरी बात हुई किसी से, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात होगी। तो या तो फोन जा चुका होगा या फोन जाने वाला होगा। और नेताओं ने संकेत देना शुरू कर दिया है कि भैया हम तो सेवा करने के लिए आए थे, पद के लिए नहीं आए थे, तो हम तो पहले से ही जा रहे हैं। यानी जिन जिन को ये बता दिया गया है कि अब आराम करना, कुछ दिन कुछ और जिम्मेदारी देंगे, वो पहले से ही सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए हम आपके सामने। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जय शिव जी। बदलाव प्रकृति का नियम है, और ये आज के दौर में अंधभक्तों ने ये सोच लिया है कि अब सरकार में कभी बदलाव नहीं होगा। आपको मालूम है कि बसंत पंचमी आती है, पेड़ों में नई कोपलें निकल आती हैं, नए पत्ते आते हैं। फिर वसंत ऋतु आती है, फिर पतझड़ आता है। बरसात में जब हम निकलते हैं, बारिश हुई होती है, उसके बाद जो पेड़ की छटा होती है वो निहारिए। एक एक पत्ता जो कल गिरने वाला होता है, अपनी शाख से टूटने वाला होता है, मुरझा चुका होता है, वो पत्ता भी अंतिम वक्त तक उस शाख से जुड़े होने का प्रयास करता है। आप कहेंगे पत्ते का, शाख का, या क्या पिराए। वर्षों से जुड़े बीजेपी के नेता भी बीजेपी से जुड़े उस पत्ते की तरह हैं, मानिद हैं। बीजेपी का पतझड़ शुरू होने वाला, और ये पतझड़ शुरू कब होगा? बसंत पंचमी को, जब नई कोपलें खिलेंगी, पुराने पत्ते बेदखल किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 19 जनवरी को नए अध्यक्ष के विधिवत तय होने के बाद जोश खरोश से शुरू हो जाएगी। और ये कोई हवा की खबर नहीं है, ये तथ्यात्मक और सबूतों के आधार पर खबर है कि इस बार युवा टीम मैनेजमेंट करेगी, यानी पूरी टीम युवाओं की होगी। तो जो 60 पार लोग हैं, अब उनका क्या होगा? 70 पार हैं, उनका क्या होगा? यह थोड़ा सा पेच फंस रहा है, क्योंकि 75 पार में प्रधानमंत्री भी है। तो अब ये मान लिया जाए कि नीचे से ये क्लीनिंग शुरू होगी, साफ सफाई, और अंतिम बिंदु तक जाएगी। यह शुरुआत है। अब इस शुरुआत में किस किस का नाम है, कौन कौन बेदखल किया जाएगा, बड़ी लंबी फेहरिस्त निकल के आएगी। कई ऐसे नाम निकल के आएंगे जो सोच भी नहीं सकते, उनके बिना बीजेपी कैसे चलेगी, सुबह कैसे होगा। लेकिन अब आपको बता दें कि जिन गांव में मुर्गे नहीं होते हैं, वहां बांग नहीं होती है, तो क्या सूर्योदय नहीं होता है?
भाजपा ये सब साबित करने पे तुली हुई। कल से बड़ा जोर शोर है बीएमसी के चुनाव को लेकर। किसी ने यह जिक्र नहीं किया, मीडिया ने जो कल अपनी नैतिकता खोई है और ज्यादा खो दी। पूरे दिन गलत आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। 10 बजे जो आंकड़े आए वो बहुमत से सिर्फ 3-4 सीटें ज्यादा है। उसमें अगर एकनाथ शिंदे अपना मामला लेके चले जाएं तो बीजेपी आज भी अल्पमत में ही है। एक विकराल स्वरूप बना दिया। ठाकरे बंदे बर्बाद हो गए, ठाकरे बंधुओं का क्या होगा। मैं मान सकता हूं कि राज ठाकरे की पार्टी ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पूरी परफॉर्मेंस दिखाई। 25 साल जो किसी जगह मेयर के पद पर काबिज हो और उसके बाद भी 66 सीटें जीत जाए, 227 में से 1/3 सीटें जीत जाए, उसकी परफॉर्मेंस में आप कमी लाते हो। संतोष जी, किन किन लोगों के नाम है सूची में? मुद्दे पे आ जाते। देखिए, किस किस का पतझड़ शुरू होगा, किसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं, किसकी क्लोरोफिल अब पीले रंग में तब्दील हो गई है, क्योंकि क्लोरोफिल होती है पत्ते में, तभी तक वो भोजन का बनाने का काम करता है। जब भोजन बनाने का उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाती है, वो पत्ता साग से टूट के गिर जाता है। तो किस किस की क्लोरोफिल खत्म हो चुकी है, कौन ऑक्सीजन देना बंद कर गया है, कौन प्रदूषण के जो दिल्ली का दायरा है उसमें बेहद संक्रमित हो गया है। देखिए शिव जी, शुरुआत में सबसे पहले करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जैसे हमने हमारा थंब देखे होंगे तो उनकी दिलचस्पी दो नेताओं के भाग्य के जानने के बारे में होगी। बाकी नेता भी बड़े नेता, दिग्गज नेता, मैं किसी को छोटा नहीं कह रहा। एक तो वरुण गांधी और दूसरी वसुंधरा राजे सिंधिया। वरुण गांधी के साथ मेरा जो रिश्ता है बड़ा गजब टाइप का रिश्ता है। पहली बार मेरी उनसे बात 2012 में हुई थी। 2012 याद दिला दूं, यूपी का विधानसभा चुनाव से पहले का मामला था और एक बड़ी गजब टाइप से बड़ी अच्छी नोकझोंक हो गई थी। उसका जिक्र करना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसके बाद 2-3 बार कई मुद्दों पे ठीक ठाक नोकझोंक हो चुकी है फोन पे। और बहुत ही लेकिन समझदार नेता है, डिसेंट नेता है। और वरुण गांधी को मैं उन तमाम नोक झोंकों के बाद इसलिए पसंद करता हूं शिव जी, क्योंकि अभी एमपी लेड का मामला चल रहा है ना, फंड का बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। वरुण गांधी, मुझे याद है मेरी अपनी जानकारी में या शायद पत्रकारिता में आने के बाद वो इकलौते मुझे सांसद नजर आए जिन्होंने अपना पूरा का पूरा एमपी लेड फंड खर्च किया और अपनी जेब से भी पैसा उन्होंने लोगों के लिए खर्च किया। किसानों के कर्ज का भुगतान वरुण गांधी ने अपनी जेब से किया। तो नेता के तौर पर उनकी विचारधारा, उनकी सोच समझ को लेकर बतौर पत्रकार होने के नाते निश्चित तौर पर मैं आलोचना करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, ये मैं आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति जिनके पिता कांग्रेस की पहचान से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, यानी संजय गांधी और कांग्रेस को आप अलग करके नहीं देख सकते शिव जी। आज कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे दिग्गज नेता है शिव जी जिनको राजनीति में लाने वाले संजय गांधी है, और उनमें से कई नेताओं से आज भी आप बैठकर जैसे ही संजय गांधी का जिक्र करेंगे उनकी आंखों में नमी आ जाती है। तो कांग्रेस के अंदर संजय गांधी की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई है। पहली बात तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात बता दूं, एक 4 साल का बालक, पिता नहीं, पिता 4 साल के बालक के छोटा है, जब उनको घर छोड़ना पड़ा तो वो उससे भी छोटे थे, दादी का घर छोड़ना पड़ा। 4 साल की जब उम्र हुई तो दादी को भी उन्होंने खो दिया। तो बचपन, जिस व्यक्ति का संघर्ष, बचपन मतलब अभावों वाला बचपन हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर पिता नहीं, दादी नहीं, बाबा नहीं, माता ने अकेले पाला। लेकिन चूंकि संजय गांधी के वंश के, गांधी का सरनेम है, तो उसका फायदा भी हुआ, उसका खामियाजा भी वरुण गांधी को एक तरह से उठाना पड़ा। पहली बार राजनीति में जो उनका पदार्पण हुआ वो जानना बड़ा दिलचस्प है। भाई 1999 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी माताजी मेनका गांधी के लिए प्रचार तो किया। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिव जी, भारतीय जनता पार्टी, 2004 में, फिर से दोहरा रहा हूं, 2004 के विधानसभा चुनाव में 3 दर्जन से ज्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने उनसे करवाई, लेकिन वरुण गांधी खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उस समय तक वो 25 साल के थे। लेकिन स्टार्टअप आ गया था। भारतीय जनता पार्टी उनके सरनेम गांधी को कैश कर रही थी कांग्रेस पार्टी को घेरने के। 9 में चुनाव लड़े, 14 में चुनाव लड़े, वो 12 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और 17 का जो विधानसभा चुनाव आया उसमें भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद से उनकी धारा एक अलग हो गई, उस पर थोड़ा सा आगे आता हूं। लेकिन उससे पहले
वो आज नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है ना, बनने जा रहे हैं शिव जी। वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के यंगेस्ट जनरल सेक्रेटरी, यानी राजनाथ सिंह ने जब उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी थी बतौर प्रभारी, सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव वो भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन वो धीरे 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 अपनी चमक होते गए, या यूं कहो कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाए। हालत ये हो गई कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने योगी के खिलाफ और मोदी दोनों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया, और उसके बाद पहले उनकी माताजी को ड्रॉप कर दिया गया संगठन से जेपी नड्डा ने, और फिर खुद उनको भी पिछले चुनाव में लोकसभा का टिकट नहीं दिया। तो एक व्यक्ति, अच्छा घर वापसी का जिक्र करेंगे तो कई लोग कहेंगे कि कांग्रेस जा रहे हैं। कांग्रेस में तो कभी थे ही नहीं वरुण गांधी शिव जी। वरुण गांधी की राजनीति कांग्रेस से शुरू नहीं हुई है, वरुण गांधी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई है। और इसलिए जब मैं घर वापसी का जिक्र कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के मेन स्ट्रीम में वापसी का जिक्र कर रहा हूं। आप ये मान लीजिए कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कुछ भी हो जाए, पहली बात तो वरुण गांधी जाना नहीं चाहेंगे, और अगर कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी वर्तमान सत्ता के समीकरण में वरुण गांधी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगी। पहले ही वहां प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। वरुण गांधी अगर कांग्रेस पार्टी में चले जाएंगे तो 3 खेमों में कांग्रेस पार्टी बट जाएगी, इसलिए वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे। तो क्या भाजपा में वापसी होने जा रही है? मैंने क्यों कहा कि या तो फोन चला गया होगा उनके पास, या फोन जाने वाला होगा उनके पास। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कहा जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-to-1 या तो बातचीत आज सुबह, आज नहीं या कल देर रात तक हो गई होगी, या अगले 1-2 2-3 दिनों में हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे 1-to-1 बातचीत करेंगे, और ये जो बातचीत कोऑर्डिनेट जो करेंगे वो बीएल संतोष करेंगे। और उसके बाद ये तय होगा कि नितिन नवीन के बनने वाले नए संगठन में वरुण गांधी वापस आएंगे या नहीं। तो वरुण गांधी की घर वापसी लगभग लगभग 80-90% तय है। लेकिन फाइनल फैसला जो होगा बीएल संतोष और के सौजन्य से, या बीएल संतोष के जो कोऑर्डिनेशन से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरुण गांधी की मुलाकात होगी, उसमें ये फाइनल फैसला होगा वरुण गांधी का। तो सबसे पहले मैं वरुण गांधी के समर्थकों को कह दूं कि वरुण गांधी कांग्रेस नहीं जाने वाले हैं। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनकी वापसी होगी या नहीं होगी। याद दिला दूं, एक जमाने में वो अध्यक्ष के बाद जो दूसरा ताकतवर पद माना जाता था, राष्ट्रीय महासचिव का पद संभाल चुके हैं। और पश्चिम बंगाल जो आज भी बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है, उस पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रह चुके हैं। और तीसरी बात, जब वो बीजेपी में आकर हिंदुत्व की राजनीति करने लग गए थे ना शिव जी शुरुआती दौर में, तो बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता घबरा गए थे कि अरे ये क्या, गांधी सरनेम और ये हमसे भी ज्यादा हिंदुत्व की राजनीति करने उतर गया है, तो फिर हम कहां जाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर वरुण गांधी के बारे में अंतिम फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन के साथ ही तय हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति नामांकन करेगा नहीं। 20 जनवरी को जो है वो एक भव्य समारोह में जो है नितिन नवीन की ताजपोशी होगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, जहां सरकारें नहीं है वहां विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज नेता बैठकर भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय में पहुंचकर नितिन नवीन की ताजपोशी को अपनी आंखों से देखेंगे। और इनमें से कई लोगों की आंखों में नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ साथ अपनी विदाई की कहानी भी तैरती हुई नजर आए। अब नितिन नवीन को कल प्रधानमंत्री जी, यानी कल का मतलब 19 तारीख को ताजपोशी हो जाएगी। लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक 50 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अब 50 वर्ष से कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो उसी हिसाब से अब महासचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। टीम में उम्र का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब जैसे खड़गे जी की टीम है तो वहां कोई भी बना दो कि उनकी उम्र ही 80 वर्ष है, तो किसी को भी कोई पद दे दो। लेकिन अगर नितिन नवीन की टीम में राजनाथ जी को थोड़ी कर सकते हो। राजनाथ जी एक बड़ा होता है, नितिन गडकरी जी बड़ा होता है, वो तो आएंगे ही नहीं। लेकिन जो मौजूदा लोग भी हैं उनमें भी उम्र दराज लोग हैं। मुझे लगता है कि इस बार अनुराग ठाकुर को मौका मिलेगा। नहीं, उसमें पेच फंसा हुआ है शिव जी, उसमें बड़ा पेच फंसा हुआ है। जब अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनकी टीम में जूनियर पदाधिकारी नितिन नवीन हुआ करते, तो वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात और,
जैसे प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत दोनों का जन्म जो है शिव जी, देश की आजादी के बाद हुआ। तो मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म देश की आजादी के बाद हुआ। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं जिनका जन्म बीजेपी के गठन के बाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और इसके 47 दिन बाद 23 मई 1980 को नितिन नवीन का जन्म हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला करने वाली इकाई है, सबसे बड़ी इकाई जो है वो शिवजी भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड है। संसदीय बोर्ड ये तय करता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि किस नेता को कहां की जिम्मेदारी दी जाएगी। सारे फैसले संसदीय बोर्ड करता है और उसके बाद नंबर आता है चुनाव समिति का। संसदीय बोर्ड के सारे सदस्य चुनाव समिति के भी मेंबर होते हैं और 2-4 अभी जो वर्तमान में जो ढांचा है कि संसदीय बोर्ड के 11 सदस्य चुनाव समिति के मेंबर है, 4 अलग से उसमें शामिल है जो चुनाव के समय उम्मीदवारों के टिकट बांटते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय। अब मैं सिर्फ संसदीय बोर्ड के बारे में बता देता हूं। मैंने कहा कि अगले कुछ दिन मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खबरें निकालकर आपके सामने लाता रहूं। तो आज बीजेपी का फैसला करने वाली सबसे बड़ी इकाई का मैं एक तरह से खबर लेके आया हूं, संसदीय बोर्ड। मेरे सामने बाकायदा वो प्रेस रिलीज है क्योंकि मैं आईएनएस में था तो मैंने वो खबर पे करी थी। 17 अगस्त 2022 को जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड का गठन किया था। उससे पहले शिव जी ध्यान दीजिएगा, मैं दर्शकों को कहूंगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा थी कि जो भी सक्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था वो संसदीय बोर्ड के मेंबर होते थे। अब आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष तो रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया तो संसदीय बोर्ड में उनकी जगह रही नहीं। लेकिन नितिन गडकरी सक्रिय राजनीति में थे, मोदी सरकार में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, आरएसएस के करीबी थे। लेकिन 17 अगस्त 2022 को जेपी नड्डा ने जो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का गठन किया उसमें से नितिन नवीन की छुट्टी, माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी की छुट्टी कर दी थी। नितिन गडकरी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य नहीं बनाए गए और अब वही फॉर्मूला जो जेपी नड्डा ने नितिन गडकरी के साथ किया था, उसी फॉर्मूले को नितिन नवीन की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के साथ कर सकती। अब जरा आपने उम्र की बात कही तो दर्शकों को उम्र भी बता देता हूं। मेरे पास बाकायदा वो लिस्ट है 2022 की प्रेस रिलीज, क्योंकि मैंने विस्तार से इसकी खबर की थी। जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष है। अध्यक्ष जो होते हैं संसदीय बोर्ड के मुखिया होते हैं। 65 साल इनकी उम्र है। अब ये नए वाले संसदीय बोर्ड में रहेंगे या नहीं रहेंगे देखना पड़ेगा, क्योंकि नए वाले संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो होंगे वो नितिन नवीन होंगे। दूसरे पे आ जाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी 75 तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वो सरकार के मुखिया है तो वो संसदीय बोर्ड के सदस्य रहेंगे। तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आगे आता हूं, लेकिन पहले मैं चौथे नंबर पे आ जाता हूं। अमित शाह, चूंकि संगठन और सरकार दोनों ही चलाते हैं, वैसे तो कहने को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि संगठन सरकार दोनों चलाते हैं तो वो संसदीय बोर्ड के सदस्य बनेंगे। अब जो तीसरे नंबर को जो मैंने बीच में छोड़ दिया था उस पर आ जाता हूं। तीसरा नंबर राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनाथ सिंह बड़े दिग्गज नेता, लेकिन राजनाथ सिंह की उम्र है 74 साल। ध्यान से सुनिएगा, 74 साल। तो 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर एक आपको युवा टीम बनानी है जिसमें आपको मजबूरी में 75 से ऊपर वाले मोदी जी को भी शामिल करना है, जिसमें आपको 60 से ऊपर वाले अमित शाह को भी शामिल करना है, तो उसमें क्या 74 साल की उम्र वाले राजनाथ सिंह की जगह बनती है? नहीं बनती। तो राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड के हिस्सा नहीं होंगे, ये लगभग तय मान लीजिए। अगर जैसे 2024 के सरकार का गठन हुआ, उनको समितियों का हिस्सा नहीं बनाया गया, राजनाथ सिंह ने नागपुर फोन किया कि मैं सिर्फ संगठन की सेवा करना चाहता हूं एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, तो मुझे मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए। हड़कंप मच गया, तो फिर पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी है उसमें राजनाथ सिंह को शामिल कर दिया गया। अभी क्या होगा ये तय नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह की विदाई की गाथा एक तरह से लिखी जा चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के फैसले लेने वाले सर्वोच्च इकाई के सदस्य नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में। अब आ जाइए, बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक से आते 82 साल के। साउथ की राजनीति को, यानी कर्नाटक में जब येदियुरप्पा के विरोधी गुट को तवज्जो दी जा रही थी बीजेपी आला कमान के द्वारा, तब जाके येदियुरप्पा को संतुष्ट करने के लिए संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाया गया। लेकिन संसदीय बोर्ड का मेंबर होने के बावजूद वो अपने लोगों को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिला पाए और उनके अपोजिशन जो बीएल संतोष थे शिव जी, जिन्होंने कई लोगों को टिकट दिलवाया, बड़े बड़े नेता बनाए, पार्टी में राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए, उनमें से कई अपने विधानसभा का चुनाव भी हार गए। लेकिन येदियुरप्पा की अब जगह इस 82 साल की उम्र में बनती नहीं। सर्बानंद सोनोवाल 63 साल की उम्र है।
अब सर्बानंद सोनोवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब कुछ असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। अगर असम में बीजेपी की हार होती है तो फिर वहां से जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश करेंगे। और अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इच्छा जताएंगे तो अमित शाह उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। वो इकलौते भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम लोग खामखा योगी आदित्यनाथ को वो करते रहते ना। हिमंता बिस्वा शर्मा वो नेता है जिन्होंने मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर बीजेपी आलाकमान को चिट्ठी लिख दी थी कि मैं सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर सेवा करना चाहता हूं, और फिर उनको मजबूरी में बीजेपी को असम का सीएम बनाना पड़ा था। अब डॉक्टर के लक्ष्मण है, दक्षिण भारत से आते हैं, 66 साल, इनकी जगह हो सकता है कि थोड़ी सी बन जाए। इकबाल सिंह लालपुरा, आज तक ये समझ में नहीं आया कि इनको भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड का मेंबर क्यों बनाया गया। आईपीएस अधिकारी रहे, रिटायर हुए तो बीजेपी में शामिल हुए, पंजाब में सिखों को लुभाने के लिए इनको बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बना दिया गया, लेकिन इनकी उपयोगिता या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ, तो लालपुरा सिंह जाएंगे। सत्यनारायण जटिया, कवि आदमी है, अटल जी के दोस्त रहे हैं, अटल जी के दोस्त रहे हैं, लेकिन चूंकि अड़ते नहीं है, बैठकों में कुछ कहते नहीं है, तो इनको इसलिए बना दिया गया ठीक है, खामोश आदमी, शांत आदमी है, जो हम लोग कहेंगे वही मान लेंगे। लेकिन इनकी 79 साल की उम्र हो चुकी है, इनके बनने की संभावना कम है। और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में जो सदस्य सचिव के रूप में शामिल है बीएल संतोष, सिर्फ उनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। तो अगर आरएसएस की तरफ से डेपुटेशन पर कोई नेता लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, इस बात का फैसला आगे होगा। बीएल संतोष फिलहाल बने रहेंगे, क्योंकि जिन नेताओं की विदाई होनी है ना शिव जी, उनके घर पर जाकर बीएल संतोष को ही मनाना है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ठीकरा फूटता है ना। इससे पहले के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हुआ करते थे रामलाल, वो कहते थे बताओ आडवाणी जी को घर बैठाने का फैसला इन्होंने किया और समझाने के लिए मुझे भेज दिया। 1.5-2 घंटे तक मैं आडवाणी जी की डांट खाता रहा वहां बैठ के। तो डांट खाने का काम अभी बीएल संतोष साहब को करना है। तो ये डांट खाने का काम बीएल संतोष साहब को करना है, ये बनी रही। लेकिन सिर्फ संसदीय बोर्ड का ही फैसला नहीं होना है शिव जी, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने, पूरी टीम बनाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे कई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव होंगे कई, जिसमें राष्ट्रीय सचिव होंगे कई, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे कई, जिसमें तमाम मोर्चों के अध्यक्ष होंगे। और इनके आईटी सेल के वो जो महान नेता है ना अमित मालवीय, तो आईटी सेल का मुखिया होगा कौन, ये तय करना है। मीडिया सेल के संयोजक अनिल बलूनी बने रहेंगे या कोई और बनेंगे, ये तय करना है। सह संयोजक जो है मीडिया सेल के संजय मयूख बने रहेंगे या कौन बने रहेंगे, ये तय करना है। इन तीनों के बारे में एक विस्तार से हम लोग कल या परसों चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत बातें मैं पता करने में लगा हूं, लेकिन सिर्फ पहले वसुंधरा राजे का जिक्र कर दूं। 72 साल की उम्र है और अब वो नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम में, अभी जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन नितिन नवीन की टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो वरुण गांधी की वापसी की संभावना बलवती हो गई है। राजनाथ सिंह का जाना लगभग तय हो गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया का जाना लगभग तय हो गया है। कई दिग्गज नेताओं का जाना लगभग तय हो गया है। और ये भी एक बात और कि महिला नेता भी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल की जाएगी। याद दिला दूं, सुषमा स्वराज के कहने पर राजनाथ सिंह ने 33% कोटा जो है बीजेपी के संगठन में महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% महिलाओं को जगह जो है नहीं दे पाई है। सिर्फ एक महिला जो है वो वर्तमान में बीजेपी संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं, हरियाणा से आती हैं। जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे तो पहली बार टिकट उन्होंने इनको दिया था। सुधा यादव, 60 साल की उम्र है, ये भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की वर्तमान में सदस्य है। सिर्फ एक महिला। नई जो टीम बनेगी उसमें महिलाओं की संख्या 2 हो सकती है और युवा नेताओं की परसेंटेज घटेगी। तो जिस तरह से नितिन गडकरी को बाहर किया था जेपी नड्डा ने और उस समय राजनाथ सिंह ने विरोध नहीं किया था, तो अब राजनाथ सिंह की बारी है। देखते हैं कोई विरोध करता है नहीं करता। और उससे भी बड़ी बात, जेपी नड्डा नए वाले संसदीय बोर्ड में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको लेकर अभी तक ऊहापोह की स्थिति है। मैं अपने सोर्सेज से लगातार पता कर रहा, लेकिन मेरे पास जेपी नड्डा का क्या होगा ये मुझे पता नहीं। लेकिन फिलहाल मैं मानकर चल रहा हूं कि चूंकि ये सत्ता का हस्तांतरण है, तो शायद हो सकता है कि इस बार जेपी नड्डा को बीजेपी संसदीय बोर्ड में रखा जाए। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, दर्शक इसे देखें, समझें और फिर 19 तारीख को टैली करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नहीं समझी, 19 को तो नामांकन है, 20 को जो है वो औपचारिक रूप से ऐलान होगा। 19 को नामांकन के साथ हो जाएगा और जब 20 को औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा उसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होकर लगभग कुछ थोड़े बहुत दिन लगेंगे अपनी जो है वो नई टीम का गठन करने में। लेकिन जैसे ही पदभार नितिन नवीन संभालेंगे, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को बुला लिया गया है, तमाम नेताओं को बुला लिया गया है। एक बड़ी बैठक अगले दिन ही होने की संभावना है और बदलाव का जो प्रोसेस है
वो शुरू हो जाएगा। और मैंने कहा दर्शकों को कि हम कुछ दिन तक आपको बीजेपी की खबरें देते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हर खबर जो हम देंगे आपको, वो खबर कहीं आपको दिखेगी नहीं। क्योंकि शिव जी ने जैसे शुरुआत में कहा कि भैया मीडिया तो मीडिया है, साहेब अगर 2 सीट भी जीत जाए तो भी बंपर जीत, और विपक्षी राजनीतिक दल बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में भी अगर लड़ते हुए नजर आए तो उनकी बंपर हार करार दे दो, क्योंकि मीडिया मीडिया है, क्या कह सकते हैं उसको। चलिए, इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों से कहते हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपके हिसाब से कौन कौन हट सकता है। हम उसे पढ़ेंगे और फिर विचार करेंगे, फिर हम आपको जवाब भी देंगे। तो हमें लिखिए जरूर, आपके हिसाब से बीजेपी में किस किस की कुर्सी डगमगा रही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। धन्यवाद, आभार।